नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह क्लास 10th के बहुपद का डाउट क्लास है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उस सारे डाउट को क्लियर करना है। इस डाउट को क्लियर करने से पहले कुछ मुख्य बातें बतानी जरूरी हो जाती है। जैसे कि आप अगर किसी सामग्री से जुड़ रहे हैं, किसी वस्तु किसी भी चीज से आप जुड़ रहे हैं, वो चाहे किसी व्यक्ति विशेष से हो या अपने दैनिक जीवन का कोई क्रियाकलाप हो या कुछ भी, तो उसको पूरे ईमानदारी से और संपूर्ण क्रिया को करें। यह नहीं कि थोड़ा सा किए और आप समझ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग इसको तो हम जानते हैं, इसको करना कोई नहीं। हो सकता है कि आप जानते हो लेकिन उतनी गहराई से उसको नहीं जानते हो जितना आपको जानना आवश्यक होता है। और जिस चीज के गहराई में जितना ही आप अधिक जाइएगा उतनी ही गूढ़ बातें छन करके आपके सामने आएगी। आप सबको फिर से एक बार हम बताएं कि जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो या यह क्लास या मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात आपके लिए लाभप्रद है, आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि यह लाभ आपको हमेशा मिलता रहे, कंटिन्यू मिलता रहे। हम अपनी बात पे आते हैं। बात आज की क्लास में हमको करना है ऐसे वर्ग 10 के चैप्टर 2 जिसका नाम बहुपद है, पॉलिनोमियल है। उसमें कुछ डाउट है, कुछ विद्यार्थियों के द्वारा कुछ डाउट पूछे गए हैं, किए गए हैं, उसको क्लियर करना है। इससे पहले हम बताएं कि पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बहुपद के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वह सारे बताए हैं, जो कि लगभग 1 घंटे का वीडियो है। उस वीडियो में हमने बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट तो बताए ही हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी चर्चा किया है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका हमने क्लास का नाम दिया था बहुपद का पोस्टमार्टम। तो कहने का तात्पर्य है कि हम समझते हैं कि जो भी इस वीडियोज को देख रहे हैं, हमको इससे नहीं है कि हमको क्या लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन जो इस संकट में जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, टीचर के संपर्क में नहीं है, तो इसके माध्यम से वह अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। और उसी माध्यम में, उसी क्रम में विद्यार्थियों के सहयोग हेतु मेरे द्वारा यह ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जो जहां से खास करके 10वीं 12वीं की विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके यह क्लासेस संचालित किए जा रहे हैं कि अगले साल किसी भी समय अगर परीक्षा का उद्घोषणा होता है तो उस स्थिति में विद्यार्थियों के अंदर कोई घबराहट नहीं हो, वह इसके माध्यम से परिपूर्ण हो करके और परीक्षा में सम्मिलित हो सके। तो हम समझते हैं कि जो विद्यार्थी भी 10वीं कक्षा के या 12वीं कक्षा के हैं, क्लास वाइज जो वीडियोज डाले जा रहे हैं, हमारे समझ से उनको वीडियो का पूरा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वहां उस वीडियोज में जो भी प्रश्न से या विषय वस्तु से संबंधित जो बात होती है मेरे द्वारा कही जाती है, केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड बात होती है जो वीडियोज में चलता है या वीडियो में क्लास लिया जाता है, केवल उसी टॉपिक से संबंधित बातें होती है। तो जब तक आप उस संपूर्ण बात को या उस संपूर्ण कंसेप्ट को नहीं पढ़ पाइएगा, न तो आप यह समझ पाइएगा कि यह शिक्षक कैसा पढ़ाता है, या शिक्षक की क्वालिटी क्या है, या जिस शिक्षक के माध्यम से जो हमें मिल रहा है वह हमें क्या मिल रहा है।
तो होता है बहुत विद्यार्थियों का कि वीडियो चलाए, 1 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, उसके बाद उसको बंद कर दिए, या वीडियो को भगा करके जहां जितना जरूरत है कि यह प्रश्न है, प्रश्न भर जितना आपको वीडियो चल रहा है प्रश्न को पुश करके उसका आंसर लिख लिए। प्रश्न का आंसर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। प्रश्न का आंसर गलत या सही जो भी आप जानते हैं, जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपका सेंस है, उसके हिसाब से वह चाहे टीचर हो या विद्यार्थी हो, वो अपने अनुभव के आधार पर दे, अपने जानकारी के आधार पर दे, जैसे भी हो वह देता है, वह उचित हो या अनुचित हो, लेकिन आंसर हमें 2 रूपों में मिलता है, एक सही और एक गलत रूप में मिलता है। तो अनुभव के साथ साथ जिस व्यक्ति के पास उस विषय वस्तु से संबंधित जानकारी होता है, वह उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सार्थक, सलीके और संयमित पूर्ण ढंग से ऐसे व्यवस्थित करके व्यक्त करता है कि विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन जिसके पास जानकारी होता है वह सिर्फ उस जानकारी की बात को बताता है। जानकारी अनुभव दोनों के सम्मिश्रण से जो बातें किसी को बताई जाती है वह बात होती है प्रैक्टिकल। अनुभव का मतलब हो गया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं वह अनुभव होता है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर जो जानकारी उपलब्ध है किसी व्यक्तित्व के पास और वह तब किसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब वह प्रायोगिक रूप से उसके दिमाग तक, उसके मस्तिष्क तक पहुंचता है और उसको आसानी से गेन कर पाता है। लेकिन जानकारी सिर्फ रहता है विषय वस्तु का, तो वह सिर्फ बताता है कि यह कैसे प्रश्न बनेगा या इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, बस इतना से आपका काम हो जाता है। तो अगर आप जानकारी के साथ साथ उसको अपनी भाषा में अच्छे से व्यक्त करने की शैली विकसित करना चाहते हैं या उसको ढंग से आप माने कहीं भी आगे आप करना चाहते हैं, तो जो भी आप पढ़ते हैं वह चाहे किसी के माध्यम से पढ़ें, किसी के वीडियो से पढ़ें या कहीं से पढ़ें। अभी वर्तमान में हजारों लाखों की संख्या में ऑनलाइन सामग्री आपके गैजेट में उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अनेकों विद्यार्थी सारे विषयों का क्लास करते हैं और उसका लाभ पाते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या हो जाती है कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वह संपूर्ण कार्य को ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों या उन व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है जो काम को थोड़ा सा करते हैं और कहते हैं या समझते ही तो सब हम जानते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सभी कोई अगर सर्वगुण हो जाए, सब कुछ एक साथ जान ले, ऐसा संभव नहीं है। मैं जो भी पढ़ाता हूं अपने अनुभव, थोड़ी सी जानकारी, इन दोनों के सम्मिश्रण के द्वारा पढ़ाता हूं। तो मेरा कहना बस यही है कि जो भी विद्यार्थी वीडियोज को देख रहे हैं या किसी क्रिया को कर रहे हैं, तो ईमानदारी से संपूर्ण कार्य को करे, संपूर्ण क्रिया को करे, अधूरा काम नहीं करे। यानी कि अधूरा न तो वीडियो देखे, अधूरा न तो किसी कंसेप्ट को समझे। अगर आप किसी भी टर्म को पढ़ने चल रहे हैं तो उससे संबंधित आप प्रत्येक विषय, उससे संबंधित प्रत्येक जो भी बातें हैं उन सारी बातों की जानकारी लें, तब जाकर के आप उसका मास्टर बनिएगा। और कोई भी जिस डिपार्टमेंट का या जिस विषय वस्तु का पूर्ण लगभग 100% नहीं होता है किसी में भी, इसलिए जब वह उसके बारे में बहुत अधिक जान लेता है तो उसमें कहा जाता है कि मास्टर हो गया। तो मास्टर बनने का कोशिश कीजिए। हल्का एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम, और ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत अधिक जानकारी है वह सबको एग्जाम निकाल ही लेता है। बहुत अधिक जानकारी वाले के पास भी कोई डिग्री नहीं होता है। अब बहुत डिग्री वाले के पास भी बहुत जानकारी नहीं होती है। तो दोनों दो मार्ग हैं। अब हमारा टोटल बातों का बस एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटिव है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए,
उसको ऐसा नहीं है कि 2 मिनट करें फिर उसको छोड़ दें, फिर 4 मिनट करें छोड़ दें। आप अगर काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, लगातार कीजिए और उससे जुड़ करके कीजिए, पूरे हार्टली रिलेशन बना करके कीजिए। जब आप हार्टली रिलेशन बनाइएगा, जब आप उसके प्रति आपका नशा हो जाएगा, जब जुनून आ जाएगा, तो आप उसको पा करके ही छोड़िएगा, उसको पूर्ण करके ही छोड़िएगा। लेकिन जब उसके प्रति लगाव नहीं होगा तो आप उसको पूर्ण करके आप समय के बहाने उसको टालते जाइएगा, चलिए कल देखते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। ऐसे हम यहां समझ सकते हैं कि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, वह विद्यार्थी सिंसियर हैं कि हाँ हमको पढ़ना है, शायद वो पढ़ते हैं और उनको वे क्वेश्चन एराइज करते हैं तो पूछते हैं। हमने बार बार बताया है कि जहां पर भी जो भी बातें हो आप उसको पूछिए, आप उसको कहिए। आपके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा है, जानकार है, तो उसके माध्यम से कीजिए। बहुत सारी बातें हमारे आसपास से नहीं मिलती है। हमने बताया कि किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिए, आप उसको बताइए। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि संपूर्ण समाधान आपको दे सकूं और देता भी हूं। जो पर्सनली जो मुझसे जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि मैं अपने जितना तक हो पाता है उसको लेकर के संपूर्ण समाधान करने का प्रयास करता हूं। तो इसी को लेकर के मैंने सोचा भी था कि अब पर डे, प्रतिदिन नहीं होगा तो अल्टरनेट डे, एक मोटिवेशनल क्लास मैं आप लोग को मुहैया कराऊंगा। उसका पर्पस रखूंगा, एक थीम बना करके उसको आप अपनी बातों को उसके माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा, जिससे कि आप उस बात को समझ करके कुछ तो आप मोटिवेट हो सके कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खैर, अभी यहां पे हमको डाउट का क्लास करना है। फिर से बता दें कि अगर आप देख रहे हैं तो कभी भी किसी के प्रति, किसी वीडियो के प्रति, उसके बारे में जानने के लिए आप संपूर्ण कार्य को करें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको पता चलेगा कि हमको उससे क्या लाभ हुआ या नहीं हुआ। तो फिर से बताएं कि अगर कुछ लाभप्रद बातें इस चैनल के माध्यम से कुछ लाभ मिलता हो या कुछ लाभप्रद बातें आप तक पहुंचती हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन तक भी लाभों को पहुंचाएं। तो आइए हम जानते हैं, हम अपने वीडियोज की तरफ, मुख्य उद्देश्य की तरफ आते हैं। जो हम लोग का डाउट है, जो हम लोग का डाउट को क्लियर करना है, उस तक पहुंचते हैं। तो आज जो डाउट क्लियर करना है वह मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल चैप्टर है, बहुपद चैप्टर है, उसके डाउट को क्लियर करना है। क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है, किसी बहुपद का शून्यक निकालना इतना आवश्यक क्यों है? हमने यह बताया है कि सोचिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। यह क्वेश्चन आया है क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर जो बातें की गई है वह केवल और केवल शून्यक से संबंधित की गई है। हमको ऐसा अनुभव होता है कि इसी के कारण यहां पर यह बात आई है कि शून्यक ही निकालना आवश्यक है। जैसे हमने एक घातीय का निकाला, द्विघातीय का निकाला, त्रिघातीय का निकाला, यह सारे बहुपदों का शून्यक निकाले हैं, तो शून्यक निकालना ही आवश्यक क्यों है? जैसा कि जब बहुपद का शून्यक हमने बताया था तो उसके पहले हमने बताया था बहुपद का मान, यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि कोई भी बहुपद उसमें एक अनडिफाइंड यानी कि वेरिएबल पॉइंट रहता है जिस पर वह डिपेंड करता है, यानी कि चर राशि पर निर्भर करता है। चर का मान जैसे जैसे वैरी करता है, बदलता है, उसके अनुसार ही बहुपद का मान बदलता है। तो चर का वह मान मतलब कि कोई भी मान मतलब कि वह पूर्ण हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, मतलब एनीथिंग इस वास्तविक संख्या तक कुछ भी हो सकता है।
तो उसको जब हम रखते हैं वास्तविक संख्या तक, इसलिए क्योंकि 10वीं कक्षा में हमको वास्तविक तक ही पढ़ना है। आगे जब आप जाएंगे 11th में या हायर क्लासेज में तो आपको अवास्तविक, काल्पनिक संख्या, समिश्र संख्या, इन सारी संख्याओं का अध्ययन करना होगा। तो चलिए, क्वेश्चन तो हमारा है कि शून्यक निकालना आवश्यक क्यों है, यानी बहुपद का मान किसी दिए गए चर के मान के लिए प्राप्त किया जाता है, और वही बहुपद का मान जिस चर के मान के लिए हमें शून्य प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है, तो हम उसी मान को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य। तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं यहां पर। शून्यक कहने का तात्पर्य क्या हुआ? शून्यक कहने का तात्पर्य हो गया बहुपद का मान, बहुपद का मान। यानी हम कह सकते हैं कि शून्य क्या है, तो बहुपद का मान है। तो कैसा मान है, तो बहुपद का मान, यानी कि शून्य प्राप्त हो तो वह उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। और वह मान बहुपद का जिस चर के लिए रखा जाता है वह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में वास्तविक संख्या तक, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाली कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखिए, शून्य के ही निकालना आवश्यक क्यों है? यहां पर कहने का तात्पर्य है कि बहुपद का मान ऐसा तो नहीं है ना कि केवल शून्य ही आता है। बहुपद का मान कहें तो 1 भी आएगा, बहुपद का मान कहें तो 2 भी आएगा, बहुपद का मान कहें तो 3 भी आएगा। अब शून्य के लिए ही हम क्यों कार्य करते हैं? इसके कई कारण हैं। कारण नंबर 1, क्वेश्चन जो आपका यह है कि इसका निकालना आवश्यक क्यों है, तो क्यों का मतलब हो गया कि कुछ रीजन होता है। जैसे हम इसको प्रैक्टिकली समझे कि अगर कहा जाए आपसे कि आप पढ़ते क्यों हैं, आप दौड़ते क्यों हैं, आप खाते क्यों हैं, तो क्यों का बात छुपा होता है उसके कारण में, उसके इंपॉर्टेंस में, उसके एडवांटेज में। यानी कि आपका क्यों का जवाब कारण से आएगा, क्योंकि आप किसके लिए, माने क्यों यह काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता क्यों, मैं पढ़ाता क्यों, अब मैं पढ़ाता क्यों हूं, तो इसका कारण है मैं पढ़ाऊंगा तो इससे मुझको कुछ मनी आएगा, कुछ आमदनी होगा, और उस आमदनी से मैं अपने दैनिक आवश्यकता की क्रियाकलाप को करूंगा। इसके माध्यम से अगर वही आमदनी कुछ ज्यादा हो जाए तो कुछ, अगर हम सरल इंसान हैं, दयालु हैं, समाज में रहने वाले हैं, तो कुछ समाज में दबे कुछ लोगों का सहयोग कर सकते हैं, अपने माध्यम से कर सकते हैं। कोई बच्चा पढ़ता क्यों है, तो पढ़ता क्यों है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो हर एक का सपना होता है कि पढ़ लिख करके हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त करें कि जिससे हमको नाम मिले, सम्मान मिले, ग्लैमर मिले, सब कुछ, एनीथिंग एल्स, जो भी वह पाना चाहता है। यानी कि वह अब जो जिस स्तर से सोचता है उसके अनुकूल होता है। कोई सोचता है कि हम अपने समाज में पॉपुलर हो जाए, कोई सोचता है कि हम अपने राज्य में पॉपुलर हो जाए, कोई सोचता है अपने देश में पॉपुलर हो जाए। वह पॉपुलैरिटी भी कई तरह की है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक क्यों के पीछे एक कारण छुपा हुआ है, उस कारण को ढूंढ करके बता दीजिए, क्यों का जवाब मिल जाएगा। यानी कि यहां पर शून्यक निकालना आवश्यक क्यों है, तो कारण जानिए। पहला कारण यह है कि शून्य हमारे द्वारा दी गई संख्याओं में एक ऐसा संख्या है जो हम कह सकते हैं कि यह धनात्मक और ऋणात्मक जो भी संख्या हम प्राप्त करते हैं, लेते हैं, इन सब का ओरिजिन पॉइंट है। जीरो से ही हम इधर बढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू को प्राप्त करते हैं, और जीरो से ही हम इधर बढ़ते हैं तो निगेटिव वैल्यू को प्राप्त करते हैं। यानी कि जीरो आपका ओरिजिन पॉइंट है नंबर का। यानी कि कोई भी वस्तु, सामग्री, व्यक्ति या किसी का आमदनी शुरू होता है तो शून्य से ही शुरू होता है पहले ही। अब पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, अब किसी को कुछ विरासत में मिल गया, कोई ला करके दे दिया, तो पहले तो कोई ऐसे ही रहता है,
खाली एकदम कुछ नहीं होता है उसके पास। धीरे धीरे अपने कर्म के अनुसार या अपने किस्मत के अनुसार, कर्म किस्मत, तो किस्मत को प्रारब्ध कहते हैं हम, उसमें प्रारब्ध कर्म से ही जुड़ा होता है। कुछ कर्म उसके पिछले व्यक्तित्व का होता है जिसके कारण उसको प्राप्त कर लेता है। खैर, यहां पर कुछ ऐसी बातें हमको नहीं करनी है, यहां पे हम आते हैं अपने विषय वस्तु पे। तो पहला यह हुआ कि 0 आपका किस नंबर का ओरिजिन पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि ओरिजिन है। वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं दाएं की तरफ तो पॉजिटिव मिलता है, बाएं बढ़ते हैं तो निगेटिव मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 संख्याओं का ओरिजिन है, संख्याओं का मूल है, संख्याओं का स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट है। तो यानी कि 0 ओरिजिन ऑफ नंबर, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जैसे जब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग शून्य निकालने के लिए, तो एक घातीय को तो बड़ी आसानी से सरल तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जब द्विघातीय की बात आती है, जब द्विघात की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले द्विघात को तोड़ते हैं और उसको भी रैखिक के अनुकूल बनाते हैं और फिर उस रैखिक को शून्य के बराबर करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर एक द्विघात बहुपद ले उसको तोड़े तो यहां पर हमको गुना के रूप में 2 रैखिक बहुपद मिलता है, 2 रैखिक बहुपद मिलता है। अगर यह 0 के बराबर नहीं लेंगे, 0 के बराबर नहीं लेंगे तो एक बार यह 0 के बराबर और एक बार यह 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर यहां पर 1 रहता तब बताइए संभव था कि यहां पर हम x का मान निकाल पाते, उसका शून्यक निकाल पाते? कदापि नहीं निकाल पाते। तो यहां पर इसको तोड़ करके 0 के बराबर हम रखते हैं। और सबसे पहली बात, शून्यक यानी कि किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर लाना ही शून्यक होता है। तो शून्य के बराबर ही क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिन पॉइंट होता है 0 नंबर का, 0 से ही कोई शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर करें। इसीलिए बहुपद का शून्यक निकालना आवश्यक होता है। अगर 1 निकालेंगे, 1 निकालने के एकक निकालने का मतलब क्या हुआ? जैसे शून्यक है, शून्य से शून्यक बना हुआ है, 1 से एकक बन जाएगा, द्वि से द्वियक बन जाएगा, तो ऐसे बनता है। यानी कि किसी चर का वह मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर यदि उसका मान 0 आता है तो वह मान उसका शून्य कहलाता है। तो अगर एकक पूछा जाएगा तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर वे में अगर चले तो क्या कहेंगे? बहुपद में शामिल चर का वह मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 1 आता है तो वह बहुपद का मान उसका क्या कहलाएगा? एकक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकक कहलाएगा। और देखिए, और भी हम दे सकते हैं पॉइंट। दूसरा तो यह हो गया कि यहां पर इसको हम रैखिक में बदलते हैं, 0 के बराबर करते हैं तो हमको इसका वैल्यू मिल जाता है। अगला कॉज हम क्या दे सकते हैं? जैसे यहां पर एक जिस मान को हम रखते हैं वह अगर 1 के बराबर आ जाए तो उसका एकक कहलाएगा। कोई भी बहुपद हो, कोई भी बहुपद होता है तो उसके लास्ट में एक अचर पद होता है, वह चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। तो कहने का मतलब यह है कि इधर हम कुछ भी रखें x के जगह पर, अगर 0 रखते हैं तो यही मिल जाएगा हमें वैल्यू, अचर मान ही मिल जाएगा। यानी कि अचर मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा, अचर मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, यह 0 1 से शुरू हो सकता है, इसलिए अचर मान भी 1 से शुरू हो सकता है। यानी कि हम इसका मान रखें तो 1 के बराबर है। फाइनली हम कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यक निकालना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमारे द्वारा अध्ययन में शामिल संख्याओं का ओरिजिन 0 होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 से ही, नथिंग से ही हम शुरू करते हैं, मतलब कि कुछ नहीं से ही शुरू करते हैं। 0 के बाद धनात्मक की तरफ बढ़े, या तो हम कमा करके आगे बढ़े, नहीं तो कर्जा लेकर के तब कमा करके आगे बढ़े। 2 ही ऑप्शन है आपके पास।
तो या तो प्लस की ओर बढ़ेंगे नहीं तो माइनस की ओर बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ते कहां से हैं? शून्य से ही बढ़ते हैं, इसीलिए हम शून्य की गणना करते हैं। यह ऐसे तो यह डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। यह पूछे भी जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप बात को समझ सकते हैं, हमारे समय से समझे होंगे, फिर भी अगर दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन जो है वह है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा निकाले। अल्फा माइनस बीटा निकालने का तात्पर्य हुआ कि यहां पर जो मूल है उनके बीच का अंतर निकालना है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जब भी किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक दिया हो और उसके आधार पर हमें कुछ भी निकालने को कहा जाए, जैसे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, मतलब कुछ भी, तो हम करते क्या है? तो पहले जो आप जानते हैं उसको निकाल लीजिए। क्या जानते हैं? तो द्विघात बहुपद दिया जाएगा तो उसके माध्यम से आप दो चीज निकाल सकते हैं कन्फर्म। क्या? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान, उसको निकाल लीजिए। तब सोचिए कि इसको हम बीजगणित के किस सूत्र के अनुसार व्यवस्थित करें कि इसके फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आए, और उसमें उस वैल्यू को रख दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए कैसे सोचते हैं और कैसे निकालते हैं। बहुपद तो हो गया यहां पर px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी कि a का वैल्यू कितना होगा? 2। देखिए x स्क्वायर का गुना, b का वैल्यू कितना होगा? -3 यानी कि x का गुना, और c का वैल्यू कितना हो गया? 1 यानी कि अचर का। अब देखिए मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस कितना होता है? -b बाई a, माइनस तो फॉर्मूला का हो गया, b का मान कितना हो गया? -3, a का मान कितना हो गया? 2, माइनस माइनस प्लस 3 बटा, यह हो गया मूलों का योग। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल c बाई a, c का मान 1 और a का मान 2, यह हो गया मूलों का गुणनफल 1/2। अब यहां पर हमको निकालना क्या है? अल्फा माइनस बीटा। अब सोचिए कि अल्फा माइनस बीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें कि यह दोनों उसके फॉर्मूला में आए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए क्या पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर हम a को अल्फा मान ले, b को बीटा मान ले, तो देखिए तो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखो क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 3 बटा का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/2, 2 दूना 4, यहां कितना होगा? 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, फिर क्या होगा? -2, यह कितना? 4 लघुत्तम 9 घटा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 1/4। अब देखिए यह किसका वैल्यू है? अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का। हमको तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यह स्क्वायर रहेगा तो रूट, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि प्लस माइनस 1/2। यह हो गया अल्फा माइनस बीटा का मान। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है
दिया हुआ है कि एक बहुपद px के शून्यक, मैंने बहुपद px का मतलब हो गया कि x चर का बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यह बहुपद के ग्राफ में आप पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं कि जिस चर का बहुपद होता है, जैसे यहां पे y बराबर px यानी कि एक चर का बहुपद है, तो इस px का ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर, मैं जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, जैसे देखिए अगर यह ग्राफ बनाए तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। कैसे? और px का जो शून्यक होता है उन बिंदुओं के x निर्देशांक होता है जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि यह ग्राफ x अक्ष को जहां प्रतिच्छेद करता है उसका शून्यक वही x का निर्देशांक होता है। यानी कि x बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो यहां से जो दूरी होगा x अक्ष पर वही ना x निर्देशांक कहलाता है। या तो आप जानते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि a इसका दूरी है तो इसका नियामक a0 हो जाएगा, तो यही x निर्देशांक इसका शून्यक कहलाता है। यानी कि अगर जिस चर का ग्राफ आप खींच रहे हैं उस ग्राफ में उस अक्ष का जितना बिंदु पर वह ग्राफ काटेगा वह बिंदु पूरा उसका निर्देशांक उसका शून्यक होगा। जैसे अगर हम कहते हैं, क्या अगर मान लेते हैं कि यह px का ग्राफ है, px का ग्राफ, तो यहां x अक्ष पर, 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 यह सारे बिंदु x अक्ष पर कट रहे हैं। तो जो भी बिंदु इसका नियामक होगा, x निर्देशांक होगा, निर्देशांक ज्यामिति एक क्लास हम कराए हुए हैं, उसमें आपको बताया गया है कि x निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक क्या होता है। तो यह चूंकि px का ग्राफ है इसलिए x निर्देशांक ही इसका शून्यक होगा। ग्राफ बना करके भी हम लोग इसको चेक किए हुए हैं, ग्राफ बनाए हुए हैं। जैसे अगर px बराबर हम लिखते हैं x प्लस 1, आप देखिए यहां पर बहुपद है, x चर का बहुपद है, x का घात 1 है यानी कि एक घातीय है। तो एक घातीय है तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो x अक्ष का एक ही बिंदु कहीं कटेगा और जहां कटेगा वह x निर्देशांक इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो इस प्रश्न में भी वही कह रहा है कि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इतना हो गया, प्रश्न हो गया। तब कह रहा है कि तो शून्य बहुपद का के घात के लिए यह परिभाषित नहीं है, या शून्य घात का जो बहुपद होगा, तो शून्य घात का बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद का मतलब क्या हुआ कि px बराबर हो गया 5, यानी कि चर यहां पर दिखाई नहीं देगा। चर अब दिखाई नहीं देगा तो आप मान कहां रखेंगे, मान तो रख नहीं पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको हम ऐसे समझते हैं कि यह घात के लिए x निर्देशांक परिभाषित कैसे नहीं होगा। x निर्देशांक परिभाषित नहीं होने का मतलब यह हुआ कि जो ग्राफ खींचा जाएगा उसमें x अक्ष पर वह ग्राफ कहीं कटेगा ही नहीं। अब कैसे नहीं कटेगा इसको थोड़ा देखिए। कहने का तात्पर्य है कि px बराबर 5 है, ध्यान से समझिएगा। px बराबर 5 लिखे तो इसको लिख सकते हैं px बराबर 5x0 लिख सकते हैं, क्योंकि अब x का पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा। अब x का मान कोई भी रखिए, x का मान कोई भी रखिए, x का मान 1 रखिएगा तब भी x का मान 5 आएगा, x का मान 2 रखिएगा तब भी px का मान 5 आएगा। यानी कि ग्राफ जो खींचे थे उसके अकॉर्डिंग एक x होगा एक px होगा, x का मान 1 रखें तो px का मान 5। कैसे देख लीजिए, 1 रखेगा तो 1 का पावर 0, 1 में 5 गुना करेंगे 5 आएगा, 2 रखेंगे तब भी 5 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 5 आएगा। आ रहा है। अब इसका अगर ग्राफ हम खींचते हैं, ध्यान दीजिए,
यह मान लीजिए x अक्ष हो गया और यह y यानी कि p x अक्ष हो गया। ठीक, यह ओरिजिन हो गया। यहां पर x का मान रखे हैं और y पर हमें मान प्राप्त हो 1 2 3 4 5। 1 रखेंगे तब भी 5 मिलेगा, यहां 2 रखेंगे तब भी 5 मिलेगा, यहां -1 रखेंगे तब भी 5 मिलेगा। यहां आप देखिए तो इसके ग्राफ खींचने पर क्या यह x अक्ष पर कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो वही बात कह रहा है कि शून्य बहुपद के घात के लिए परिभाषित नहीं है। यह कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको समझाना था तो समझा दिए कि यह शून्य घात के लिए यह जो ग्राफ होगा यह परिभाषित नहीं होगा, यानी कि x निर्देशांक इसका कोई प्राप्त नहीं होगा। यह ग्राफ जब x अक्ष पर काटेगा तब ना वो x अक्ष का नियामक हमें मिलेगा। जब यह काटेगा नहीं तब परिभाषित होगा? नहीं परिभाषित होगा। हमको सिर्फ और सिर्फ y निर्देशांक परिभाषित y निर्देशांक मिलेगा। तो यह आपका बात हो गया। यह अब चूंकि यह कंसेप्ट है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बताए हैं वैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यह कोई क्वेश्चन नहीं है, जो पूछे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं वह भी इस बात को समझ जाए कि यह मात्र एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझाया है कि शून्य घात के लिए x निर्देशांक कोई नहीं होता है, उनकी परिभाषित नहीं होता है। यह बात हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + a + 1 × x + b के 2 शून्य -2 और 3 हैं। तो a और b हमको निकालना है। तो थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर कि a और b कैसे निकालेंगे हम। यहाँ देखिए बहुपद दिया हुआ है x² x का दिया हुआ तो px लिख सकते हैं, x² + a + 1 × x + b। अब यहाँ देखिए a और b का मान हमको निकालना है, क्या होगा जबकि 2 शून्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि शून्यकों का योग या मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना हो जाएगा बताइए? -b/a हम तो जानते हैं। तो मूल कौन कौन है? -2 और 3, तो -2 + 3। -2 फॉर्मूला का हो गया b देखिए x का गुणांक होता है कितना है? a + 1 और फिर ax² का गुणांक होता है तो x² गुणांक कितना है? 1। -2 + 3 तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस से गुना करें -a -1, 1 से भाग देंगे तो यही हो जाएगा। तो -a को इधर लाइए, 1 को इधर लाइए, तो -a इधर आएगा तो +a, अब प्लस इधर आएगा तो -1, तो -1 फिर -1 तो -2। यह हो गया a का मान। अब देखिए मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो शून्यक है एगो -2 और एगो 3 और c का मान कितना है? b अचर पद और a का मान कितना है? 1। तो -2 × 3 -6 = b, यानी कि b = -6। यह हो गया a का मान और यह हो गया b का मान। यह इस तरह से a और b का मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 3x² - 8x + 4 √ 3, इसका शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे px = √3x² - 8x + 4 √ 3। अब देखिए हम कैसे इसका शून्य, आपको पता है क्या करेंगे? px बराबर और क्या हो जाएगा? √3x² - 8x + 4 √ 3 = 0। अब देखिए प्रथम पद और अंतिम पद दोनों प्लस है, यानी कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए, गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ऐसे हम क्या करेंगे? अभी √3x² - x, बीच में 2 टर्म लिखना है, + 4 √ 3 = 0, यानी कि सारे पद को हमने लिख दिया, एक केवल 8 के लिए जगह छोड़ दिया क्योंकि 2 भाग लिखना है। पहला और अंतिम पद का चिन्ह समान होता है तो क्रिया होती है जोड़ की, जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाले पद के बराबर और गुना करने पर प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर। तो गुना करके देख ले कितना? तो 3 × 4 √ 3 3 और 4, यानी कि 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12।
4 गुना 3 क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखिए यहां पर √3x², यानी कि 12 गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। गुणनखंड कीजिए 12 का, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब देखिए 3 दुना 6, 6 दुना 12, यानी क्या लिख सकते हैं बताइए, 6 और 2, नहीं तो 2 और 6, 2 और 6। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि आप 6 और 2 भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो खैर 2 और 6 पर भी बता देते हैं और 6 और 2 पर भी बता देते हैं, है ना। तो यहीं से इसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं और दोनों के अकॉर्डिंग बना देते हैं। ऐसा नहीं है, अब यह मत सोचिएगा कि 2 और 6 से ही बनेगा, 6 और 2 से नहीं बनेगा। तो -x गुना कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, x से 2 में कर 2x, माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 4√3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, अचर में तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, तो कोई किसी का गुणनखंड में शामिल नहीं होगा, x कॉमन निकल जाएगा। तो x निकलेगा, x से भाग लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब ध्यान दीजिएगा, पहले हम चिन्ह का कॉमन निकालते हैं, चिन्ह में से प्लस ले लेंगे, फिर क्या करेंगे हम अचर पद का कॉमन निकालते हैं। अचर पद का कॉमन समझ में नहीं आए तो जो जिसमें से कॉमन निकाला उसका मौसा निकाल लीजिए, पहला तरीका। और भी नहीं समझ में आए, और भी समझ में नहीं आए तो आप देखिए कि वह सबसे बड़ा मान क्या होगा जो दोनों को भाग दे सकता है, उसको ले लीजिए। और चर में से कॉमन निकालने का मतलब यह हो गया कि चर का जो कम वाला घात है वह कॉमन में ले लीजिए, यह होता है। और कॉमन निकालने का मतलब हो गया कि बाहर जो टर्म आप ले रहे हैं उससे अंदर वाले प्रत्येक टर्म में भाग देते जाइए, और भाग देने पर जो भागफल आ गया उसको लिखते जाइए। जैसे अब x कॉमन ले लीजिए, अचर पद में कोई कम नहीं होगा, x से इसमें भाग देते हुए x से x कट जाएगा, क्या बचेगा √3x। फिर यहाँ पे x से x कट जाएगा -2। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा √3x -2। अब देखिए प्लस का माइनस हो गया, यानी कि चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदल गया तो यहां पर क्या होगा माइनस चिन्ह में, 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 से अचर पद से अचर पद में, तो 2 से 4√3 में भाग देंगे तो कितना होगा 2 दूना 4, 2√3, यहां पर आ जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए √3x -2 हो गया, यहां पर √3x -2 हो गया, यहां पे इसको कॉमन ले लीजिए, √3x -2, यहां पर क्या बचेगा x, और यहां पर क्या बचेगा 2√3 बराबर 0। अब करेंगे क्या, तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, x का वैल्यू यह हो गया। हमने बताया कि एक और तरीका से आप इसको तोड़ सकते हैं यहां से, यानी कि √3x² माइनस x, इसको 2 + 6 नहीं लिख करके 6 + 2 प्लस 4√3 बराबर 0। इस तरह के कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन समझिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। √3x² माइनस प्लस माइनस, x से 6 गुना करेंगे 6x, माइनस प्लस माइनस, x से 2 गुना करेंगे 2x प्लस 4√3। देखिए जब भी रूट के अंदर कोई संख्या दिखाई दे तो और में देखिए कि बिना रूट का वह की संख्या है कि नहीं। जैसे 6 है तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 हो गया। अब यहां पर 3 आ रहा है तो देखिए रूट के अंदर 3 दिखाई दे रहा है, तो आप जानते हैं कि उसी तरह के समान रूट को गुना कर दे तो वह मान आ जाता है, यानी कि 3 को √3 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि 6 में √3 है और यहां पर भी √3 है, यानी कि यहां और यहां से हम √3 कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन में क्या होगा √3 और चर में क्या होगा x, और √3x से जब इसमें भाग देंगे तो x बचेगा। और देखिए अब 6 बराबर ये ना हो गया गुना 2 गुना √3 गुना √3, तो भाग कितना से देना है √3 से, एक √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2√3 माइनस 2√3। यही दिक्कत थोड़ा सा होता है,
रूट वाले में वह भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे उसको तोड़िएगा। रूट के अंदर का मान जो है वह अगर किसी गुणनखंड में दिखाई देता है तो रूट वाला कॉमन उसमें से हो सकता है, ले सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 2 रूट बराबर प्लस का माइनस हो गया, यानी कि चिन्ह बदल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 रूट 3 से 4 रूट 3 में भाग दीजिए, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 हो गया। x माइनस 2 रूट 3 कॉमन हो गया, क्या बचेगा, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जो यहां पर आया है वही यहां पर आया है। अब इसको एक बार बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर और हल कर लीजिए, यानी कि x माइनस 2 रूट 3 बराबर 0, x बराबर 2 रूट 3। और जब रूट 3x माइनस 2 बराबर 0 तो रूट 3x बराबर 2, x बराबर यही हो गया। तो इसको अल्फा इसको बीटा कर दीजिए, इसको अल्फा इसको बीटा कर दीजिए, ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के x प्लस 12 के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया जाता है उससे रिलेशन आप अगर देखिएगा तो आपको तुरंत रिजल्ट पर पहुंचा देगा। जैसे अब अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो शून्यक है तो पहले हम देखिए बहुपद क्या है, तो px बराबर बहुपद है x स्क्वायर प्लस के x प्लस 12। तो जो दिया हुआ है उससे हमने क्या बताया कि पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई, तो माइनस b का मान k और a का मान 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस a। फिर देखिए मूलों का गुणनफल c बाई है, c का मान 12 और a का मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 12। अब अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है, तब k का मान निकालना है। अब अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जो अभी जस्ट पहले कुछ प्रॉब्लम बताए हैं उसमें के द्वारा आप लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 12। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर और बार चुका 48 हो गया, माइनस 48 हो जाएगा तो प्लस, तो k स्क्वायर बराबर 1 प्लस 48 यानी कि 49, तो k बराबर रूट अंडर 49 प्लस माइनस 60 k का मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला है कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करना है। बहुपद तो दिया हुआ है px बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, शून्यक मान लिए इसका 2 हो गया अल्फा और बीटा, इसको मान लीजिए। प्रश्न से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो निकालना है k का मान। अब देखिए यहां पर इसको करें समीकरण नंबर 1, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होगा, तो माइनस, अब b का मान माइनस 8 और a का मान 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होगा, तो k बटा 1 यानी k हो गया। अब समीकरण 1 से अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर 40, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का ऐसा वैल्यू निकालिए कि इसके रूप में आ जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर 40। अब ई मत कहेंगे कि अब ई फॉर्मूला कैसे सोचेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2 फॉर्मूला होता है, कैसे हम सोचेंगे कि यही लगाएं, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान ही ना पता है, तो जो मान पता होगा उसी के अनुसार तो फॉर्मूला भी यूज करेंगे। अब अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में एगो फॉर्मूला होता है,
तो वो हम यूज नहीं करेंगे। यह अपने कॉन्सेप्ट पर है, अपने सेंस पर है, तो ये सेंस तो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। यह अपने समझ शक्ति जो है, मेंटल एबिलिटी खुद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और यह तब होगा जब आप कॉन्सेप्ट को सही से समझ सके, सही से उसका अनुप्रयोग करना सीख ले। वह तब होगा जब आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाएं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया k इज इक्वल टू 40। अब 8 टाइम 64 माइनस 2k बराबर 40। 40 को इधर भेज दे, 2k को इधर भेज दे, तो 64 माइनस 40 बराबर 2k। 64 में 40 जाएगा 24 बराबर 2k, तो k बराबर 24/2 यानी कि 12। यह हो गया k का मान। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है और कह रहा है इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि एक जो शून्यक है वह दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। तब इसके लिए हमको ये का मान निकालना है। ध्यान देंगे, बहुपद तो आपका हो गया px बराबर a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, दो शून्यक हम मान लिए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। प्रश्न से क्या कह रहा है, एक शून्यक जो है वह दूसरे का व्युत्क्रम, यानी कि अल्फा का मान हो गया 1/बीटा, दूसरा तो बीटा होगा ही, दूसरा शून्यक यह होगा। अब ए का मान निकालना है, तो पहले तो हम मूलों का योग निकाले, मूलों का गुणनफल निकाले, है ना, और उसके द्वारा काम करें। तो जैसे देखिए, मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 1/बीटा, और बीटा तो बीटा है ही, c का मान हो गया कितना 6a, और a जो हो गया x² का गुणांक कितना हो गया a² प्लस 9। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, a इधर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 6a बटा a² प्लस 9। इधर आएगा तो a² प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, तो a² माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों प्लस में है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे यह दोनों लिखा आएगा, और अब जोड़ करके 6 आना चाहिए, गुना करके 9 आना चाहिए, माइनस a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जोड़ने पर 6, गुना करने पर 9, क्या लिखेंगे 3 प्लस 3, तोड़े a² माइनस प्लस माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक कॉमन ले लेंगे a माइनस 3, फिर a माइनस 3, 3 से 9 भाग देंगे, 3 प्लस का माइनस तो माइनस इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 और फिर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर कर देंगे, a का वैल्यू आ जाएगा। वही हमें निकालना था कि a का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे क्लास में, पीछे जो वीडियो बना हुआ है उसमें पढ़ चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इसलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, पूरे प्रश्न पर ध्यान रखिए, पूरे बात पर ध्यान रखिए, तब आप बहुत बढ़िया आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस a बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करना है। गुणनखंड है तो आप जानते हैं गुणनखंड प्रमेय से कि जब यह इसका गुणनखंड है तो इससे इसे भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो चूंकि x प्लस a 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, मतलब इसे भाग देने से शेषफल 0 होगा। तो शेषफल प्रमेय से अगर हम देखें, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, यहां से x का वैल्यू निकाल करके और इसमें रख दें तो वह 0 के बराबर होगा। यानी कि अब शेषफल प्रमेय से
क्या होगा x प्लस ए बराबर 0, x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x का वैल्यू माइनस ए आ गया। अब इस x का वैल्यू इस बहुपद में रख देंगे, तो x का मान बहुपद में रखने पर, और रखेंगे चूंकि सेक्सफल 0 है तो इसका मान रखेंगे और वह 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x का जगह खाली कर दिए स्क्वायर प्लस 2a, x का जगह खाली कर दिए 5x का जगह खाली कर दिए प्लस 10 बराबर 0। तो माइनस ए फिर माइनस ए फिर माइनस ए का स्क्वायर प्लस हो गया ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 जाएगा तो माइनस 10, माइनस 5 गुना में जाएगा तो भाग माइनस 10 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल 5 गुना 10, यानी कि ये बराबर यहाँ का रिजल्ट हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य बहुपद इतना के शून्यकों के वर्ग, यानी कि आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसका शून्यक जो होगा इस दिए गए शून्यकों का वर्ग होगा। तो अब ध्यान देंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 यह दिया गया इतना का शून्यक a तथा b है, a तथा b। एक अन्य बहुपद हम मान लीजिए जिसको निकालना है, तथा द्विघात बहुपद gx कर लीजिए का शून्यक अल्फा तथा बीटा। प्रश्न से जो निकालना है, जैसे gx का द्विघात वो निकालना है, इसका जो शून्यक है बहुपद इसके शून्यक का वर्ग है, यानी कि अल्फा बराबर ए स्क्वायर और बीटा बराबर बी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के लिए शून्यक क्या क्या माने हैं, ए और इसका मूलों का योग क्या हम करेंगे ए प्लस बी बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी का मान माइनस ए अब बटा ए, यानी कि 1 हो गया, और मूलों का गुणन सी बाई यानी कि माइनस 1 बटा 1 यानी कि माइनस बी, यह निकल गया। अब हमको जिसका द्विघात बहुपद निकालना है, आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मिल जाए और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए तो हम बहुपद निकाल सकते हैं। तो अब निकालेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान देखिए कितना है ए स्क्वायर, बीटा का मान कितना है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का मान कितना है माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 आए 3 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा का मान हो गया ए स्क्वायर और बीटा का मान हो गया बी स्क्वायर, यानी कि ए बी इंटू ए बी। ए बी का मान हो गया कितना माइनस 1 और फिर ए बी का मान हो गया माइनस 1, यानी कि माइनस 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे ए, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया। अब सीधे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्ट मिलेगा। द्विघात बहुपद क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3 और अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 1, यानी कितना हो गया, k तो अचर है जिसका कोई वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा चतुर्थ घात या बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे।
और फिर शून्यक से बहुपद कैसे निकालेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रैखिक पढ़े बहुपद और रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का नियम पढ़े कि शून्यक कैसे निकालेंगे और फिर शून्यक से बहुपद कैसे निकालेंगे। फिर द्विघात के लिए भी पढ़े कि द्विघात का शून्यक कैसे निकालेंगे और फिर उसके शून्यक से बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। इसी तरह से त्रिघात भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसका शून्यक कैसे कंसीडर करेंगे और फिर इसके शून्यक से बहुपद कैसे निकालेंगे। यह तीनों पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने है चतुर्थ घातीय बहुपद। याद कीजिए कि रैखिक बहुपद में दो पद होते हैं या एक पद होते हैं, तो सीधे हम उसको 0 के बराबर करके और हल कर लेते हैं तो हमको शून्यक मिल जाता है। द्विघात बहुपद में अगर इसके व्यापक रूप से देखा जाए तो 3 पद होते हैं। तो 3 पद होते हैं तो क्या करते हैं, हम मध्य पद का विभाजन करते हैं। मध्य पद का विभाजन करते हैं तो 2 पद में बढ़ जाता है मध्य पद, यानी कि कुल टोटल द्विघात बहुपद में आपको 4 पद मिल जाते हैं। तो 2 पद में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के पश्चात 2 को आपको अलग पद मिलता है जिसको फिर से कॉमन लेते हैं और रैखिक बहुपद बनाते हैं। और फिर त्रिघात बहुपद में भी जैसे कि मान लेते हैं कि एक दिया हुआ है x³ माइनस x² प्लस x -1, यह दिया हुआ है, आपको मान लेते हैं यह कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखिए अभी 4 पद है तो हम फर्स्ट 2 पद में से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन लेंगे तो x² कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। फिर यहाँ पर x -1 निकलेंगे, फिर 1 से 1 भाग देंगे, 1 आ जाएगा। अब फिर देखिए x -1 यहाँ पर भी, x -1 यहाँ पर भी। अब x -1 कॉमन ले लेंगे तो x² + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर देंगे x² + 1 का, या अब इसको तोड़ देंगे तो यह 2 पद का द्विघात बहुपद है। इसको तोड़ना बहुत आसान है। 2 पद का कोई भी द्विघात बहुपद होता है, इसको हम तोड़ लेते हैं। जैसे x² = 1 तो x ± √1, यह हम लोग का क्रियाकलाप होता है। या उसको हम a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ करके बनाते हैं। लेकिन x² + 1 है तो इस तरह का ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, क्योंकि यह अवास्तविक संख्या के अंतर्गत चला जाएगा। इसका जो x का मान मिलेगा यह एक काल्पनिक संख्या मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद में कितने पद होने चाहिए, इसके व्यापक रूप में 5 पद होने चाहिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जो मध्य पद होगा, मध्य पद इसका तीसरा होगा, उसको तोड़ देंगे 2 भागों में, 6 पद हो जाएंगे। अब 6 पद जब हो जाएंगे तो फिर 2 पदों में से कॉमन लेकर के हम एक टर्म तैयार करेंगे, यानी कि चतुर्थ घातीय बहुपद को तोड़ करके 4 रैखिक बहुपद प्राप्त करेंगे और चारों बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे। या चतुर्थ घातीय बहुपद को तोड़ करके द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे और फिर दोनों को 0 के बराबर करके उसका हम शून्यक द्विघात बहुपद का निकालेंगे। अब आप कहिएगा फिर इसको तोड़ेंगे कैसे, तो ऐसे पहला प्रोसेस बता दिए कि मध्य पद विभाजन द्वारा करेंगे। नहीं होगा तो अचर पद का गुणनखंड निकालेंगे, उसके वैल्यू को ले जाके बहुपद में रखेंगे। अगर 0 आ गया तो पहला आपका रैखिक बहुपद के लिए शून्यक मिल जाएगा, फिर उसको भाग दे देंगे, भागफल मिलेगा, फिर उसको तोड़ेंगे। यानी कि जैसे त्रिघात बहुपद में हम लोग काम किए हैं, सेम वही काम करना है। कहीं पर भी किसी का पार्ट बदलता नहीं है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। जो नीचे काम हम करते आए हैं और इसी के शून्यक से बहुपद कैसे प्राप्त करें, तो जैसे द्विघात के लिए, जैसे त्रिघात के लिए काम किए हैं। यानी कि अब चतुर्थ घात है तो क्या होगा, x = अल्फा, फिर x = बीटा, फिर x = गामा, फिर x = डेल्टा। 4 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, x - अल्फा = 0, फिर x - बीटा = 0, फिर इसी तरह से यह सब आएगा। अभी चारों का गुना 0 के बराबर हो जाएगा, फिर इनटू में क्या आएगा, फिर सबको गुना कर लेंगे। यानी कि सेम टू प्रोसेस जो आपका है द्विघात के लिए, त्रिघात के लिए, वही प्रोसेस चलेगा। और अब आपको ये बताओ पंचघातीय बहुपद का कैसे करेंगे, फिर षष्ठघातीय का कैसे करेंगे। खैर, आपको त्रिघातीय बहुपद तक ही जानना है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो यह अलग मेथड के द्वारा, अलग स्वरूप के द्वारा आपको बताया जाएगा कैसे और ज्यादा घात वाला जो बहुपद है उसका शून्यक हम निकालते हैं।
बहुत सारे टर्म आपको आगे मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग करते हैं, मिश्रित आपका विश्लेषण होता है, तो सब में यह सारे टर्म्स हमको मिलते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और एक ही बार यह भी नहीं सोचना है कि सारा हम ज्ञान हम एक ही क्लास में ले लें। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन जैसे हमने प्रोसेस बताया है, आप उस प्रोसेस की पूंछ पकड़ के चाहें तो आप जितना चाहें उतना तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जानकारी के साथ साथ यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा विषय वस्तु कमजोर नहीं है। जानकारी तो लेना ही है, आपके सारे बातों का, सारे प्रश्नों का हम जवाब दे रहे हैं, देंगे भी। लेकिन आप पहले सिलेबस के अलावे थोड़ा सा, अब ये चतुर्घातीय समझ गए होंगे मेरे समय से, अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझेंगे तो बताएंगे, फिर से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे हम चतुर्घातीय बहुपद का कर सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं और शून्यक से बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार बता दें, लेकिन आपके एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा, इसी एग्जाम में नहीं, आगे आपसे आईएससी में भी नहीं पूछा जाएगा। यह आपको मिलेगा, फिर बीएससी में मिलेगा, एमएससी मिलेगा, यह सब काम वहां पे आपको फिर से करना होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वह दिया पूछा गया है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a क्या है। तो आप जानिए, इसका चर्चा एक बार हमने किया था। यह द्विघात समीकरण में आपको मिलेगा, यह एक द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र है, यह द्विघाती सूत्र है, यह हम लोग को अध्ययन करना है। इसको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग हल करके इस सूत्र को प्राप्त करते हैं। तो संपूर्ण हम प्रक्रिया बताएंगे सूत्र तक पहुंचने का, लेकिन हमको यह जानना है द्विघाती समीकरण में, जहां पर हमने यह भी बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 1 से कम आ जाएगा तो किसी भी स्थिति में द्विघात गुणनखंड के द्वारा उसका हल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह बताया हुआ है। अगर कोई दिक्कत है, हमने बार बार बताया है कि जहां पर भी कहीं कोई पॉइंट में परेशानी है, आप लोग की समस्या एक है कि आप वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं, जो बात बताया जाए तो उसको सुनते नहीं हैं। तो कृपया आग्रह है आप सभी से कि इस प्रश्न मैंने इस तरह के कंसेप्ट को पहले आप देखें। जहां पर अगर कोई टर्म आ रहा है और हम अगर बाहरी टर्म है तो जरूर वहां पे कहते हैं कि यह इस चैप्टर का है, इसको वहां पे हम बताएंगे। अभी यहाँ पर यह कहीं आया नहीं है, यहाँ पे इसको कहीं अभी पढ़ना नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आप हेल्पबुक से पढ़ रहे हैं, हेल्पबुक में यह टर्म दिखाई दे रहा है, तो आप निश्चिंत रहें। अगर मेरे द्वारा यह बात कही गई है या हेल्पबुक में आया हुआ है, चैप्टर समाप्त हो जाता है, उसका चर्चा हम नहीं करते हैं, तो आप आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हो सकता है। अब इसीलिए इसे बहुपद के बाद हम द्विघाती समीकरण ही पढ़ाएंगे, चूंकि यह रिलेटेड है उससे, द्विघात बहुपद द्विघाती समीकरण से रिलेटेड है, द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, इसलिए हमको यह पढ़ाना जरूरी है। तो यह समझ गए हैं कि यह एक द्विघाती सूत्र है, यह द्विघात समीकरण में पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इस सूत्र को हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी द्विघाती समीकरण के लिए हमें दो मूल प्राप्त होते हैं, दोनों मूल का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। द्विघाती सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं यह भी जानेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान के परिवर्तन के कारण इसके मूल में, इसके मान में परिवर्तन होता है। जो मान होता है वह वास्तविक होता है या अवास्तविक होता है, बराबर होता है या समान होता है, यह सब कुछ द्विघाती समीकरण में हमको पढ़ना है। आइए अब एक तो लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। देखिए यहाँ पे इतने सारे ग्राफ दिए हैं, कंडीशन दिया गया है, यहाँ कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेना है, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है या तो आप जानते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में यदि a का मान ऐसा हो कि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा a का मान कहने का मतलब कि 2x² हो सकता है, a 0 से बड़ा हो गया। और फिर इसी में ऐसा हो कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, यानी कि b का मान c का मान भी ऐसा हो कि इस रिजल्ट का भी वैल्यू 0 से बड़ा हो।
उस स्थिति में जब इस द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का हम ग्राफ बनाएंगे तो यह ऊपर की ओर यानी कि x y अक्ष के अनुदिश धनात्मक दिशा की ओर ऊपर की ओर यह होगा, जहां पर यह नीचे से होकर के जाएगा यानी कि y अक्ष के ऋणात्मक भाग से कटता हुआ ऊपर की ओर जाएगा। यानी कि यह तब हम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब इसके लिए हम ग्राफ बनाएं। जैसे a का मान तो 0 से यहां पे बड़ा होगा, b और c का मान ऐसा रखना है कि इससे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। जैसे हम रखते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर हमने 3x रख दिया, 3 त्रिका 9, अब यहां पर -1 रख दिया, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 8 ठीक, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया -1, 3 त्रिका 9 माइनस प्लस 4 गुना 9 8 ठीक है, 0 से बड़ा है। यानी कि अगर यह द्विघात बहुपद होगा और इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा। अब यहां पर यह y अक्ष के नीचे किसी एक बिंदु पर ऋणात्मक बिंदु पर कटेगा और x अक्ष पर किसी एक धनात्मक बिंदु पर और एक ऋणात्मक बिंदु पर कटेगा। इसके कहने का मतलब यह है। फिर उसी तरह से अगर यह कंडीशन या द्विघात समीकरण फुलफिल करता है और उस स्थिति में अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो यह इस प्रकार से यह प्राप्त होगा नीचे की ओर, यानी कि 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो नीचे की ओर हमें प्राप्त होगा। और इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा विश्लेषण करके और ज्यादा एनालाइज करके इसका हम लोग अध्ययन करते हैं और इस स्ट्रक्चर का नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको कहते हैं पाराबोला, परवलय, जो कि कक्षा 11 में हमें पढ़ना है, ग्रेजुएशन बीएससी पार्ट 1 में पढ़ना है, 2D के अंतर्गत आएगा यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आएगा। चैप्टर का नाम शंकु परिचित है, कॉनिक सेक्शन है, उसके अंतर्गत हमको पाराबोला पढ़ना है। लेकिन यहां पर इस ग्राफ का अध्ययन आप लोग करेंगे तो प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि इस कंडीशन के अनुसार इस तरह से ग्राफ बनता है, अगर यह कंडीशन होगा तो ऐसे ग्राफ होगा। तो ऐसे हम इस स्ट्रक्चर को आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो जैसे हमने एक द्विघात बहुपद यहां पर लिखा है, इसका ग्राफ बनाइए और देखिए कि यह नीचे से ऊपर की ओर आपका ग्राफ प्राप्त होता है कि नहीं। इसी तरह से इस कंडीशन के अनुसार आप एक द्विघात समीकरण लीजिए और इसका ग्राफ खींच करके देखिए कि ऐसे इसके अनुदिश आपको प्राप्त होता है कि नहीं। तो यह सारे ग्राफ इस तरह से प्राप्त होंगे। तो फाइनली बहुपद में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा मुझे दिए गए थे उन सभी का समाधान मैंने कर दिया है। इसके बावजूद भी आप सभी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप जरूर पूछेंगे। फिर से एक बार आप सभी से कहना है कि जब भी आप वीडियो देखें, पढ़ाई करें तो संपूर्ण बात को ध्यान से सुने, समझे, देखें। पहले तो एक बार आपको यह करना चाहिए कि पहले पूरे वीडियोज को बिना कॉपी कलम के एक बार देख लें। दूसरी बार आप देखें तो उसको उसके माध्यम से बनाएं, प्रश्न लिख लें, अपने से बनाएं, फिर उससे मिला लें कि हमारा कंसेप्ट के अनुसार सही है कि नहीं है। फिर अपने पहले कंसेप्ट को आप कॉपी में नोट कर लें, फिर उसके माध्यम से क्वेश्चन को बनाना शुरू करें। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा और अधूरा काम करेंगे तो कभी भी बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि मैथ और साइंस अधूरा काम नहीं जानता है, अधूरा सोच नहीं समझता है, क्योंकि जब इसको आप समझ करके काम कीजिएगा तो यह आपको बेहतर रिजल्ट देगा और नहीं तो इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो पुनः एक बार आपको बता दें, जो नए इस चैनल को देख रहे हैं, नए चैनल से जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लगातार इस तरह के जो आपका स्टडी मटेरियल है उसका ऑनलाइन लाभ आप लेते रहें। धन्यवाद। पुनः क्लास में